नमस्कार दोस्तों। नाइजीरिया के अंदर में एक बहुत बड़ी घटना घटी है। एक्चुअल में नाइजीरिया में ये घटनाएं जो हैं वो पिछले कुछ समय से और साल 2021 के बाद आप देखोगे तो वो कई बार घट चुकी हैं। इस बार क्या हुआ है कि नाइजीरिया में देखो एक ग्रुप है, एक आतंकवादी संगठन है जो कि काफ़ी ज़्यादा बदनाम है, जिसका नाम है बोको हराम। आपने इस आतंकवादी संगठन के बारे में ज़रूर से सुना होगा, और अगर नहीं सुना है तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बोको हराम जो आतंकवादी संगठन है, ये इसकी डिमांड्स क्या है, ये काम किन चीज़ों के लिए करता है, नाइजीरिया में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, नाइजीरिया की एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये बोको हराम चाहता क्या है और एक्टिविटीज़ जो कि नाइजीरिया के अंदर में होती हैं, लगातार जो लोगों की जाने जाती हैं, जो वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटीज़ के लोगों की जाने जाती हैं, वो क्यों जाती हैं। अभी रिसेंटली इस एक्टिविटी में जो कल हुई है उसमें क्या हुआ है कि 10 लोगों को, जो कि मेल पर्सन थे, एक गाँव है वहाँ पर, बिल्कुल नाइजर स्टेट के, बिल्कुल नाइजीरिया के बीचों बीच एक नाइजर स्टेट है, और उसी स्टेट में एक छोटा सा गाँव है जहाँ पर कुची कम्युनिटी के लोग रहते थे। इन्हीं कुची कम्युनिटी के लोगों को लगातार टारगेट करता है ये बोको हराम ग्रुप, और सिर्फ इन लोगों को नहीं, बाय एंड लार्ज वहां पर जितनी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनको टारगेट करता है। क्यों करता है आगे हम समझेंगे। तो उन कुची कम्युनिटी के 10 मेल लोगों को इन्होंने मार दिया जान से ऑन द स्पॉट, और उसके साथ साथ जितने भी विमेन और बच्चे थे उस पूरे गांव के अंदर में, उनको एबडक्ट करके ऑलमोस्ट 150 से 160 बच्चों और वुमेन्स को एबडक्ट करके अपने साथ में ले गया ये बोको हराम ग्रुप। अब ये सारी घटनाएं जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाइजीरिया के बिल्कुल बीचों बीच एक स्टेट पड़ता है नाइजर स्टेट, और उसी नाइजर स्टेट में कई सारे गांव हैं, और उस कई सारे गांवों में बहुत बड़ी मात्रा में ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती हैं। उन्हीं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में से एक कम्युनिटी है जिसका नाम है कुची कम्युनिटी, और ये कुची कम्युनिटी को लगातार बोको हराम पिछले 3 सालों में कईयों बार इनको टारगेट कर चुका है। एक बार तो इतना बड़ा मसैकर हुआ था जिसमें 100 लोग जो कि कुची कम्युनिटी के थे, उनकी बॉडीज पाई गई थी जंगल के नीचे दबी हुई, और फिर बाद में पता चला कि ये कारनामा भी बोको हराम गैंग जो आतंकवादी संगठन है उसी का है। अब अगर आप नाइजीरिया की लोकेशन देखो, सबसे पहले तो वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ये कंट्री पड़ती है, बिल्कुल आपको बीचों बीच यहाँ पर नाइजीरिया दिखाई दे रहा होगा, जिसकी बाउंड्री कैमरून और नाइजर जैसी कंट्रीज से लग रही है। अब ये जो नाइजर है ना, इसको आप कंफ्यूज मत करना। जो नाइजीरिया का नाइजर स्टेट में जहाँ पर ये अभी घटना घटी है वो अलग है, वो एक स्टेट है नाइजीरिया के कंट्री के अंदर में आता है, ये नाइजर कंट्री अलग है। अब अगर आप देखोगे ना कि ये जो नाइजीरिया है ये एक्चुअल में साहेल रीजन के बहुत करीब पड़ता है। अब साहेल रीजन के बारे में मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि जो पूरी बेल्ट है साहेल रीजन की, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आती है, वो जितनी भी कंट्रीज उस पूरे साहेल रीजन में आती हैं वो सब डिस्टर्ब्ड कंट्रीज हैं। वो साहेल रीजन का अगर मैं रफ मैप खींचूँ एक, तो देखो सेनेगल से ये शुरू होता है साहेल रीजन, और ये साहेल रीजन जो है वो एक्सटेंड करता है एरिट्रिया तक। तो ये जो रफली मैप मैंने खींचा है, ये आप एकदम इसको बिल्कुल अप टू स्केल मत मान के चलना, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है वैसे तो साहेल रीजन, लेकिन आप रफली मान सकते हो कि यही साहेल रीजन है, जिसमें चाड, नाइजर, माली, कुछ हिस्सा बुर्किना फासो का, कुछ हिस्सा नाइजीरिया का, एरिट्रिया, ऐसी कंट्रीज इसमें आती हैं। अब ये जो साहेल रीजन की कंट्रीज है ना, ये मोस्टली एक टाइम पर यहाँ पर ये सब फ्रांस की कॉलोनीज हुआ करती थी, और इसीलिए यहाँ पर इतना सारा डिस्टर्बेंस है, क्योंकि ये कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में हैं, और इन कंट्रीज में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि कोबाल्ट, जैसे कि लिथियम, और नाइजीरिया कंट्री में भी यही लिथियम मिनरल पाया जाता है। आगे आपको समझ में आएगा कि मिनरल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इतनी लड़ाई क्यों हो रही है। तो ये पूरा साहेल रीजन मिनरल रिच कंट्रीज यहाँ पर रहती हैं, और इस पूरे साहेल रीजन में कोई भी कंट्री आप ऐसे नहीं कह सकते हो जहाँ पर प्रॉपर एक गवर्नमेंट काम कर रही है, सब कुछ स्टेबल है। यहाँ पर ज़बरदस्त मिलिट्री कूज होते हैं, सरकार ढंग से नहीं बन पाती है, लोग यहाँ पर भयंकर गरीबी, जबकि इतना मिनरल रिच एरिया है, और इसी वजह से यहाँ पर आतंकवादी संगठन भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर आतंकवादी संगठनों की बात करें तो सबसे प्रमुख संगठन यहाँ पर आईसिस है, और उसके अलावा यहाँ पर अल कायदा भी एक टाइम पर हुआ करता था। इसी आईसिस और अलकायदा ने छोटे छोटे कई सारे संगठनों को यहाँ पर इस पूरे रीजन में अपनी हेल्प के लिए खड़े किए हुए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर फ्रांस की जो फोर्सेस हैं वो एक्टिव रहती हैं। अब तो खैर वो काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं, तो उनको मार मार के भगाया जाने लगा है, और आतंकवादी और फ्रांस की फोर्सेस में लड़ाई है। तीसरी तरफ यहाँ पर रशिया की भी फोर्सेस पहुँच चुकी हैं, यानी कि रशिया की जो प्राइवेट आर्मी है, वागनर ग्रुप जिसको कहते हैं, वो भी यहाँ पर अब पूरे साहेल रीजन में काफ़ी एक्टिव हो चुका है। अब आते हैं लौट करके नाइजीरिया के ऊपर में। अब देखो ये साहेल रीजन में, जैसा कि मैंने आपको बताया, आतंकवादी संगठन है, फ्रांस है, रशिया है, मिनरल्स की लड़ाई है। अब ये पॉलिटिकल बातें मैंने आपको बताई। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो पूरी प्रॉब्लम्स का जड़ है वो एक्चुअल में यहाँ की रिलीजियस आइडेंटिटी है। अब यहाँ पर 2 रिलीजन्स काफ़ी प्रमुखता से हैं, एक तरफ मुस्लिम्स हैं, दूसरी तरफ क्रिश्चियंस हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में आप देखोगे कि रिलीजन का प्रॉब्लम है या फिर एथनिक प्रॉब्लम है। अब जो मुस्लिम्स हैं
वो ऑब्वियस सी बात है, ये आईसिस और अलकायदा जो संगठन है वो कोशिश करते हैं कि हर जगह पर मुस्लिम बहुल जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एक मुस्लिम सरकार हो, वहाँ पर उनके मतलब की सरकार हो जिनको वो यूज़ कर सकें अपने फ़ायदे के लिए। और दूसरी तरफ जो क्रिश्चियंस हैं वो क्रिश्चियंस ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि उनके मतलब की सरकार हो। तो ये एक मेजर रिलीजियस इशू है और इसी रिलीजियस इशू से अब इसको कनेक्ट करते हैं नाइजीरिया से। अब नाइजीरिया में बोको हराम जो ग्रुप है, जो पूरा आतंकवादी संगठन है, उसको बाय एंड लार्ज आईसिस और अलकायदा सपोर्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे बोको हराम एक मुस्लिम बाहुल्य संगठन है, या कह लो आप एक मुस्लिम संगठन है जो कि आतंकवादी गतिविधियों में काफ़ी लिप्त रहता है और वो नाइजीरिया के अंदर में बहुत एक्टिव है और उसकी लड़ाई लगातार नाइजीरिया सरकार से है। अब बोको हराम का ऑब्जेक्टिव क्या है? बोको हराम का ऑब्जेक्टिव ये है कि नॉर्दर्न जो नाइजीरिया है, नाइजीरिया में पूरा डिवाइड है, मतलब एक नॉर्दर्न नाइजीरिया और सदर्न नाइजीरिया बहुत अलग हैं, बहुत डिफरेंट हैं। क्यों डिफरेंट है अभी हम आगे समझेंगे। बोको हराम ग्रुप जो है वो नॉर्दर्न नाइजीरिया में काफ़ी एक्टिव है और वो चाहता है कि नॉर्दर्न नाइजीरिया में को अलग करा लिया जाए सदर्न नाइजीरिया के साथ में, और इसीलिए वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहता है, वो वहाँ की सरकार से लड़ता रहता है ऊपर से। दूसरा इशू यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये है कि क्योंकि बहुत सारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ नाइजीरिया में एक्टिव हैं, अब क्योंकि इनके बिलीव्स बहुत अलग हैं तो इनको बोको हराम गैंग को लगता है कि ये जो लोग हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी के, ये इनके रिलीजन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स जो हैं वो पत्थर की पूजा करते हैं, फूड पैटर्न बिल्कुल बहुत ज़्यादा अलग है, कुछ फूड्स जो हैं वहाँ उनके लिए हराम है लेकिन ये लोग खाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा एनिमिटी आपस में भर चुकी है और इसीलिए ट्राइबल्स को ख़त्म करना चाहते हैं एट एनी कॉस्ट। दूसरी चीज़, अब जो मेनली मिनरल रीजन देखोगे आप, मैं आपको आगे चल करके दिखाऊंगा, वहाँ पर ट्राइबल्स का कब्जा है और बोको हराम को उसी से पैसा कमाना है। चाइना को बेचना है ये वो मिनरल्स, रशिया को बेचना है वो मिनरल्स, तो वहीं से उनको पैसा आना है, तो इसलिए भी वो इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को लगातार टारगेट करते रहते हैं। अभी आप सोचिए कि इस बोको हराम ग्रुप की ताकत कितनी बड़ी है नाइजीरिया के अंदर में कि इस वाली घटना के अंदर में ये बाकायदे वो नाइजर स्टेट के अंदर में एक गाँव में जाते हैं और लगातार 2 घंटे तक ये अपना पूरा टाइम वहाँ पर स्पेंड करते हैं, खाना बनाते हैं, चाय बनाते हैं, खाना खाते हैं, लगातार 2 घंटे तक घरों को लूटते हैं, कई औरतों के वहाँ पर मास में रेप करते हैं और उसके बाद वहाँ से 2 घंटे बाद 150 से 160 लोगों को, जो बच्चे और वुमेन्स को एबडक्ट करते हैं और अपने साथ लेकर के चले जाते हैं और वहाँ की नाइजीरिया की कोई पैरामिलिट्री या मिलिट्री जो है वहाँ पर पहुँच भी नहीं पाते, उनके पास इंटेल भी नहीं होती कि किसी गाँव में ऐसा कुछ हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि नाइजीरिया के लोगों की हालात क्या है, सिचुएशन क्या है। अब आते हैं कोर प्रॉब्लम पर। अब देखो नाइजीरिया के अंदर में जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक पूरा डिवाइड है नॉर्थ और साउथ के बीच में, इस मैप के थ्रू आपको पूरा डिवाइड दिख रहा होगा। ये नाइजीरिया का पॉलिटिकल मैप है। ऊपर जो डार्क ग्रीन एरिया है ये एक्चुअल में यहाँ पर 50% से लेकर के 100% तक जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन है। मेनली आप मान लो कि यहाँ की पॉपुलेशन जो है 90% मुस्लिम्स है, जो डार्क ग्रीन एरिया आपको दिख रहा है। और ये डार्क ग्रीन एरिया जो है यही है नॉर्थ नाइजीरिया, और नॉर्थ नाइजीरिया में पूरी सेग्रीगेटेड मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। उसके बाद बीच में आपको ग्रे एरिया दिखाई दे रहा है। ये जो ग्रे एरिया है यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन यहाँ पर भी रहती है, बाहुल्य मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन उनकी जनसंख्या जो है 50% तक है। तो आप समझ सकते हो कि आधी जो जनसंख्या है जो यहाँ पर है वो पूरी ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जनसंख्या है। अब नीचे आपको जो रीजन दिख रहा है साउथ का, वो साउथ का रीजन जो है यहाँ पे कंप्लीट ब्लू कलर से आपको मैप दिखाई दे रहा होगा, डार्क ब्लू से, ये पूरी क्रिश्चियन पॉपुलेशन है जो कि साउथ में रहती है। तो आप समझ लो नॉर्थ में मुस्लिम पॉपुलेशन रहती है, साउथ में क्रिश्चियन पॉपुलेशन रहती है, और इसीलिए एक पूरा ये डिवाइड आपको दिखाई दे रहा है नाइजीरिया के बीच में। अब जो नॉर्थ की पॉपुलेशन है उनको लगता है कि साउथ सदर्न एरिया जो है नाइजीरिया का वो ज़्यादा डेवलप्ड है, गवर्नमेंट यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देती है, डेवलपमेंट यहाँ पर है, पानी यहाँ पर है, मिनरल्स हर चीज़ यहाँ पर है, सारी कंपनीज जो आती हैं बाहर की वो भी यहीं पर आती हैं, और नॉर्दर्न रीजन को बिल्कुल छोड़ दिया गया है और नॉर्दर्न रीजन का हालात काफ़ी ख़राब हैं। और दूसरी चीज़ वो जिम्मेदारी मानते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटी जो यहाँ पर रहती है उसके वजह से भी यहाँ का रीजन का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, तो इसीलिए ट्राइबल्स को लोग यहाँ पर टारगेट करते हैं और उसके बाद चाहते हैं कि पूरा रीजन गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर हो जाए और बोको हराम अपनी सरकार यहाँ पर नॉर्दर्न नाइजीरिया के अंदर में बना ले, और इसीलिए वो नॉर्दर्न नाइजीरिया में बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड भी रखते हैं और यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, इसलिए पॉपुलेशन में मिल के रहते हैं, तो इनको मारना भी, इनको एलिमिनेट करना भी काफ़ी मुश्किल है। हालांकि गवर्नमेंट ने कई बार अपने इंसर्जेंसी ऑपरेशन चला चुकी है, काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को यहाँ पर कई बार लॉन्च कर चुकी है विथ द हेल्प ऑफ फ्रांस, विद द हेल्प ऑफ US, लेकिन बोको हराम को हराना बहुत मुश्किल होता है इसी जनसंख्या की वजह से। अब क्यों सदर्न स्टेट इतना ज़्यादा, सवाल ये है कि सदर्न स्टेट इतना ज़्यादा मतलब डेवलप्ड है क्यों एज़ कम्पेयर टू नॉर्दर्न स्टेट। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि देखो मैंने आपको बताया कि गल्फ ऑफ गिनिया के बिल्कुल पास नाइजीरिया पड़ता है और सदर्न स्टेट बिल्कुल गल्फ ऑफ गिनिया के क्लोज होने के कारण जितने भी ऑयल फील्ड्स हैं, अब आप समझ गए हो कि जैसे ऑयल की बात आती है तो पैसा,
पैसा ही पैसा। तो ऑयल फील्ड जितने भी हैं वो सदर्न स्टेट में है, इसलिए जितनी भी एक्सप्लोरेशन की कंपनीज़ हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं जो एक्सप्लोरेशन के लिए आते हैं, वो सब सदर्न में आते हैं और इसीलिए सरकार भी सदर्न स्टेट पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है। दूसरा कारण एक जोग्राफिकल कारण भी है। अब देखो यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट नदी पूरे नाइजीरिया के अंदर में क्या है, ये नाइजर नदी आपको दिखाई दे रही है जो कि बीचों बीच नाइजीरिया से गुजर रही है। लेकिन इस नदी का जो जितना भी फायदा है वो सब सदर्न रीजन में है और बाय एंड लार्ज ये पूरा एरिया आप देखो जो कि नॉर्दर्न का है, वो पूरा यहाँ पर एक भी नदी का स्रोत आपको नहीं दिख रहा है, एक भी पानी का स्रोत नहीं दिख रहा है। तो क्योंकि नदी भी बह रही है, सदर्न रीजन में जा रही है, तो इस वजह से भी सदर्न रीजन को काफ़ी फायदा है रिवर बेसिन के ऊपर। और यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो इस नाइजर नदी पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट भी रहती है। तो इस वजह से भी अछूता छूट गया ये नॉर्दर्न रीजन और इसीलिए बोको हराम जैसे जो आतंकवादी संगठन है वो यहाँ पर इतने मजबूती से घुस गए और आईसिस और अलकायदा जैसे संगठन यहाँ पर उसको सपोर्ट करने लगे। तो इस दो कारणों की वजह से नॉर्थ और साउथ के बीच में इतना डिवाइड है और इसीलिए नॉर्थ और साउथ के डिवाइड का फायदा जो है बोको हराम जैसे संगठन वहां पर उठा रहे हैं। अब रही भाई नॉर्दर्न रीजन की बात, ये बोको हराम संगठन खुद को सरवाइव कैसे करता है, एब्डक्ट क्यों करता है लोगों को। अब देखो जो इनकी पूरी बोको हराम ऑर्गेनाइजेशन की इकोनॉमी है वो ऐसे एब्डक्शन के ऊपर चलती है। ये लोग ऐसे लोगों को अब्डक्ट कर लेते हैं, उसके बाद सरकार से निगोशिएट करते हैं कि देखो भाई इनको हम तभी छोड़ेंगे जब आप हमें रैंसम का अमाउंट दोगे ताकि हमारा भी खर्चा चल सके। तो ये सरकार से निगोशिएट करके उन लोग को छोड़ते हैं और उसके बदले में उनसे रैंसम बड़ी मात्रा में लेते हैं या बिजनेसमैन से रैंसम लेते हैं या कंपनीज से रैंसम लेते हैं। उसके अलावा ये क्या करते हैं, जो इनके लोग जेल में बंद है उनको छुड़वाने के लिए भी कई बार ये इन लोगों को जो अब्डक्ट करते हैं उनको निगोशिएशन के लिए यूज करते हैं। और ये तक ज्यादातर वुमेन और चिल्ड्रन होते हैं क्योंकि मेल को ये तुरंत ही मार देते हैं क्योंकि वो उनके लिए खतरा बन सकते हैं आगे चल करके, वो अपना संगठन बना सकते हैं आगे चल करके या सरकार के इन्फॉर्मर्स बन सकते हैं, इसलिए उनको पहले ही मार देते हैं ये। अब दूसरी चीज, इनकी जो पूरी इकोनॉमी है बोको हराम की वो लार्जली डिपेंड करती है लिथियम के माइंस के ऊपर, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता रहा था। अब लिथियम आप देखोगे ना, लिथियम की जो माइनिंग है वो दो तरीके से होती है और वो ज़्यादातर माइनिंग जो है वो नॉर्दर्न रीजन में ही होती है नाइजीरिया के। अब नॉर्दर्न रीजन में होती है दो तरीके से होती है, एक लीगल माइनिंग होती है जो सरकार करवाती है, एक इलीगल माइनिंग है। यहाँ पर आपको सब माइंस दिखाई दे रही हैं। अब इन जो माइंस हैं क्योंकि आप देख रहे हो नॉर्दर्न रीजन में है और इलीगल माइनिंग होती है, तो बोको हराम क्योंकि नॉर्दर्न रीजन में इतना स्ट्रांग है इसलिए फॉरेन कंपनीज जो आती हैं वो इस बोको हराम ग्रुप से हेल्प मांगती हैं, उनको पैसा पे करती हैं और वही बोको हराम ग्रुप यहाँ पर इलीगल माइनिंग करवाता है। खास तौर से यहाँ पर बहुत पैसा लगाया हुआ है चाइना ने। अब चाइना का कनेक्शन कैसे आया, अब देखो चाइना के अंदर में ज़बरदस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का रिवॉल्यूशन हुआ है। आपको पता है टेस्ला, हमारे एलोन मस्क जी गए हुए हैं, बिल्ड योर ड्रीम BYD, सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये लोग बना रहे हैं। चाइना तेज़ी से चाहता है कि वो अपना जो पूरा डिपेंडेंस है वो इलेक्ट्रिक पे करे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरी यूज़ होंगी और बैटरी में लिथियम यूज़ होगा और वो लिथियम आपको यहीं नॉर्दर्न नाइजीरिया से मिलेगा। इसीलिए बहुत बड़ी मात्रा में जो चाइनीज़ कंपनीज हैं वो आकर के यहाँ नॉर्दर्न नाइजीरिया में बैठी हुई हैं और वही इन बोको हराम ग्रुप्स को पीछे से फंड्स के थ्रू, एम्युनिशंस के थ्रू सपोर्ट करती हैं और उन्हीं हथियारों का यूज़ करके ये लोग कम्युनिटीज़ को मारते हैं। एक तो कम्युनिटीज़ को मारने से गाँव खाली होगा जहाँ पर आप एक और माइन खोद सकते हो, जंगल खाली होंगे जहाँ पर आप रह सकते हो। इस तरीके से ये लोग इस पूरे रीजन को खाली करवाते हैं इन कम्युनिटीज़ के थ्रू। और ये सब कौन फंडिंग कर रहा है, ये सब चाइना फंडिंग कर रहा है यहाँ पर जितनी भी लिथियम की इलीगल माइनिंग है। तो इसका मेजर कारण क्या है, पैसा है, इलीगल माइनिंग है, लिथियम है, ऑयल है, इन सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर वायलेंस है। और ये वायलेंस में जो एनिमिटी भरना है, जो लोगों को मोबिलाइज करने के लिए क्या फैक्टर यूज़ हो रहा है, रिलीजन का फैक्टर यूज़ हो रहा है इन लोगों को मोबिलाइज करने के लिए। तो आई होप आपको ये पूरा ये नाइजीरिया का जो इशू है ये समझ में आ गया होगा, बोको हराम ग्रुप के बारे में समझ में आ गया होगा जो कि काफ़ी एक्टिव है इस पूरे रीजन के अंदर में। अब वीडियो को एंड करने से पहले छोटी सी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से। देखो अनअकैडमी टीम ने ना इस बार जो UPSC CSC 2023 के रिजल्ट्स आए उसमें 300 से भी ज़्यादा सेलेक्शंस दिए हैं, जिसमें से हमारे ऑल इंडिया रैंक जो आदित्य श्रीवास्तव सर थे वो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इसमें लर्नर थे। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके की क्वालिटी अनअकैडमी टीम आपको प्रोवाइड करती है। तो अभी हमने जो हमारी ये सक्सेस है उसको हम अकेले सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, उसको हम अपनी वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं और इसीलिए हमने एक बहुत बड़ा प्राइस ड्रॉप किया आपके लिए। जो UPSC CSC के प्रिपरेशन में आपके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए लग जाते हैं, उस UPSC CSC की प्रिपरेशन में हमने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया और उसको हम सिर्फ और सिर्फ आपको 29,999 में दे रहे हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड
इतने प्राइस में आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू कंप्लीट प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स लाइक मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर जैसी फैकल्टीज आपको इसमें पढ़ा रहे होंगे। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर जब आप जाएंगे, जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आपको यूज करना है APYT10 और ये यूज करते ही आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस शो होगा एंड यू कैन परचेज दिस कोर्स। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल बोको हराम गैंग के बारे में समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।